Welcome to Physics Aboard. This is first lecture on rotational motion. Let's start now and try to understand what is rotational motion. लेकिन rotational motion को समझने से पहले आइए समझते हैं rigid body किसे कहते हैं. क्योंकि rigid body समझने के बाद ही हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं. rigid body dynamics, इसमें स्पेशली दो टाइप के मोशन को हमें समझना है, लेकिन जो स्टडी करनी है हमें वो करनी है रोटेशनल मोशन को, या रोटेशन को हमें स्टडी करनी है. तो सबसे पहले समझ लें रिजिड बॉडी क्या होता है. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होगा. तो कुछ पार्टिकल्स मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ. मान लीजिए ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. मैं इनके अंडरलाइंग डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. बस समझ जाइए कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिनको आपने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. और अगर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं करता है, नो मैटर इवन कि आपने स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स दिए हुए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दिया हो, अगर स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी टाइम के गुजरने के साथ अगर उन दो पॉइंट्स के या किसी भी दो पॉइंट्स के यानी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है, तो दिए हुए बॉडी को या ऑब्जेक्ट को आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं. ठीक है, तो रिजिड बॉडी के डिफिनीशन को सबसे पहले समझ लें. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन any two points or particles does not change with time, even a strong deforming force is applied upon the object or body, then it is called रिजिड बॉडी. क्लियर है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया है, उसके बावजूद भी किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर चेंज नहीं कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे. ऐसे आइडियली इतना रिजिड कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है. मोशन हो या आपने किसी चीज़ को थ्रो किया हो किसी ऑब्जेक्ट को, या आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बॉल को स्ट्राइक किया हो, या बॉलर बॉल को पिच पर फेंक रहा हो, तो भी पिच पर टकराने के बाद वो स्लाइटली डिफॉर्म करता है. लेकिन वैसे स्लाइट डिफॉर्मेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं. इवन फुटबॉल में भी अगर किसी फुटबॉलर ने किक मारा है, तो भी वहाँ पर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन वैसी डिफॉर्मेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं मोशन के केस में. तो आप ये सब कह सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और पार्टिकल्स डज नॉट चेंज विथ टाइम ड्यूरिंग द मोशन,
even the strong deforming force is applied upon the object or body, then it is called rigid body. और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि आइडियली ऐसा कोई रिजिड बॉडी नहीं होता है जिसमें थोड़ा या ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता हो। डिफॉर्मेशन सारी चीज़ों में हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वी नेग्लेक्ट द स्लाइट डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग मोशन। क्या करते हैं, मोशन के दौरान अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो भी जाता है तो हम उसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। देयरफॉर अब तो क्लियर हो गया है कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच का या दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ जब वो मोशन में हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो अगर उस पर स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया भी जा रहा हो तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। आइडियली ऐसा कोई रिजिड बॉडी नहीं होता है जिसमें डिस्टेंसेस थोड़े या ज़्यादा चेंज ना होते हों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चेंज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं मोशन के दौरान। ठीक है, वी नेग्लेक्ट द स्लाइट डिफॉर्मेशन ऑफ एनी रिजिड बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक तरह से लॉक्ड हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर लॉक्ड। ऑल द पार्टिकल्स और पॉइंट कुछ भी कह दें, ऑल द पार्टिकल्स आर लॉक्ड, यानी सब एक दूसरे के डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं। मान के चलिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस हो, या यहाँ से ये डिस्टेंस हो, या यहाँ से ये डिस्टेंस हो, सब लॉक्ड है, यानी वो चेंज नहीं कर रहा है। पार्टिकल्स आर लॉक्ड टुगेदर। ठीक है, अगर एक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव कर रहा होगा। अब आइए इस रिजिड बॉडी को समझने के बाद दो अलग अलग टाइप के मोशन को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन, और फिर रोटेशन के डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन। दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, वैसा ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास। अगर ये हम पुश करके इस सरफेस पर ऐसे लेकर जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं और इसे पुश कर रहे हैं। ठीक है, आपने पुश करना शुरू कर दिया। पुश कर रहे हैं तो ये एंटायर ऑब्जेक्ट जिसे रिजिड बॉडी कहते हैं वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसमें तो लाखों पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में आपने चर्चा किया है, और कोई दो पार्टिकल ले लीजिए या बहुत सारे पार्टिकल्स भी ले लीजिए, तो जब ये एंटायर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में इस प्लेन पर मूव कर रहा है, दिए हुए गिवन सरफेस पे मूव कर रहा है, तो इसके सारे पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। इज दैट ओके? और जितना ये एंटायर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही हर एक पार्टिकल इसका डिस्टेंस कवर कर जाएगा। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक चला आया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक चला आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इसका हर एक पॉइंट 2 मीटर, ये यहाँ पहुँचेगा तो 2 मीटर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा तो 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, भले ही ये दोनों फिगर देखने में थोड़ा सा डिफर कर गया है, लेकिन आपको ये समझकर चलना है कि हर एक पॉइंट या हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर कर लेगा। जितना ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से, यहाँ भी पॉइंट है ना जिसके थ्रू आपने मूव कराया है, ये भी पार्टिकल है, तो अगर ये पार्टिकल 2 मीटर से मूव कर रहा है तो हर एक पार्टिकल इसका उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। एक बात, यानी
सबसे पहली बात क्या है, ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल्स विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल कवर सेम डिस्टेंस, विल कवर सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो दो बात तो क्लियर हो गई, सबके सब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तीसरी बात, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए या ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ये ऐसे चलते हुए सीधा यहाँ पहुँचेगा और ये पॉइंट अगर आपने लिया है तो ये चलते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। किसी भी दो पॉइंट का जो लाइन आपने ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या हो जाएगा ये, पैरेलल। मीन्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, चाहे जितने भी पार्टिकल्स ले लीजिए, सब के जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। चाहे यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए या कहीं से भी लीजिए, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, किसी भी दो पार्टिकल के मोशन के लाइन को कंपेयर कर लीजिए, सारे लाइन से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो क्या हो गया, तीसरा पॉइंट इसमें हो गया कि ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये रिजिड बॉडी बना हुआ है वो क्या कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ इन डिफरेंट लाइंस से आपको कि ये सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट किसका, ये सब ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई बातें हम लोग कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ऐसे आप धक्का दे रहे हैं किसी प्लेन के ऊपर, कवर सेम डिस्टेंस, और सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर। और चौथा पॉइंट ये है कि द वेलोसिटी एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम, ठीक है। एवरी पार्टिकल इज सेम एंड इक्वल, इज सेम और इक्वल। तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगा। कारण है कि जितने टाइम में, जिस टाइम इंटरवल में आप कंसीडर कर रहे हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट क्या है, एक डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इन द गिवन टाइम। तो उस टाइम इंटरवल में जब सारे ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम सेम होगा तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर वेलोसिटी सब सेम है, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर सेम है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इज सेम। क्लियर है एकदम। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम है तो वेलोसिटी सेम है फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी इक्वल है, सेम है सारे पार्टिकल्स की। तो ट्रांसलेशनल मोशन का ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि आपने सीधी लाइन में उसे क्या किया है, पुश किया है ऑन द गिवन, कहाँ, प्लेन और सरफेस।
ट्रांसलेशन से यानी ट्रांसलेशनल मोशन से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन को आपने देख ली है। अब आइए देखते हैं रोटेशन से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन को। रोटेशन या रोटेशनल मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जिसमें एक एक्सिस जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है। जैसे ये एग्जांपल आपके लिए नया नहीं है। रूम के डोर को ले लें। आपने देखा होगा कि रूम का डोर कहीं ना कहीं हिंज्ड होता है, वॉल से फिक्स होता है या किसी पॉइंट से ज़रूर फिक्स होता है, और यहाँ पर एक डोर नॉब लगा हुआ रहता है या कुछ पुल करने के लिए यहाँ पर एक मेटल का या वुडन कोई सब्सटेंस लगा हुआ रहता है। आप क्या करते हैं, इसे ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, इस हिंज के अलोंग ये रोटेट करता है। तो डोर तो जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे न जाने कितने और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग पूरा का पूरा रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये जो रोटेशन वर्ड है या रोटेशनल मोशन है वो होता क्या है। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक लाइन जिसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, उसके अलोंग एंटायर रिजिड बॉडी क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। जैसे आपने अपने रूम के डोर को अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा यहाँ पे डोर नॉब या हैंडल लगा हुआ रहता है और एक साइड डोर का क्या होता है, हिंज्ड होता है वॉल से या किसी भी सपोर्ट से, ऐसा हिंज किया हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब आपको डोर को खोलना होता है तो यहाँ पर डोर नॉब या हैंडल को पकड़ के आप पुश या पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये डोर जो इंटायर एक डोर है जिसको रिजिड बॉडी कह सकते हैं, उसका हर एक पार्टिकल क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है किसके अलोंग, इस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब आइए समझेंगे रोटेशनल एक्सिस के बाद कि एक्चुअली रोटेशनल मोशन होता क्या है। रोटेशनल मोशन में आप जानते हैं कि रिजिड बॉडी ऐसे न जाने कितने सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिनमें से कुछ एक पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। मानकर चलिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, ये देखिए, मूव करा रहे हैं। ठीक है, जो भी हो ये ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज आप उसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉइंट इस एक्सिस के अलोंग ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर, ये मूव कर रहा है और एक सर्कल ऐसा बना रहा है, ये भी मूव कर रहा है और एक सर्कल ऐसा बना रहा है, ये भी मूव कर रहा है और एक सर्कल ऐसा बना रहा है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी एक पर्टिकुलर प्लेन में रोटेट कर रहे होंगे। देख लीजिए, ये प्लेन अलग है, ये वाला जो सर्कुलर प्लेन है ये अलग है, ये वाला सर्कुलर प्लेन अलग है, ये सर्कुलर प्लेन अलग है, और ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी किसी न किसी प्लेन में एक सर्कुलर पाथ पर या सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे होंगे, और सभी सर्कल्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। ऑल सर्कल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, सारे सर्कल्स क्या हो रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर हो रहे हैं। जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में घूम रहे हैं, और द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, ध्यान देने की बात है, द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स lie on the same line called
एक्सिस ऑफ रोटेशन, कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ पर पड़ रहे हैं सारे सर्कल्स के सेंटर? वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पड़ रहे हैं सारे सर्कल्स के सेंटर। इज दैट ओके नाउ? ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की डिस्टेंस जितनी होगी उतना ही उसका रेडियस बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, जितना करीब होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस, उस सर्कल का रेडियस उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा दूर होगा पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल के द्वारा जो बना हुआ सर्कल होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। अब आइए इसके एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। क्या है कि ऑल द पार्टिकल्स of the given rigid body turns about, देख लीजिए क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है किसके अबाउट? टर्न्स अबाउट अ लाइन और ए स्ट्रेट लाइन। अगर और इसको प्रिसाइज करना है तो कह दीजिए टर्न्स अबाउट ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशन में क्या था? सारे के सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। यहां क्या हो रहा है? टर्न कर रहा है अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, और जिस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट। आपने देखा कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया था, तो सारे के सारे पार्टिकल कुछ इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और वो जिस तरह टर्न कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ बना रहा है जिसका सेंटर दिए हुए स्ट्रेट लाइन पर है। यानी जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं सभी का सेंटर कहाँ है? एक स्ट्रेट लाइन पर है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल द particles of the rigid body or object moves in a parallel plane in circles। कहाँ मूव कर रहे हैं और कैसा मूव कर रहे हैं? पैरेलल प्लेन्स में मूव कर रहे हैं, और कैसा पाथ है उनका? सर्कुलर पाथ है। इन सर्कल्स सेंटर्ड, सारे के सेंटर कहाँ है? एट द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वो चीज़ बताई हुई है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो रहे थे? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, और किसी भी दो पॉइंट के या दो पार्टिकल्स के मोशन को अगर गौर से देखा जाता तो वो स्ट्रेट लाइन में पैरेलली जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है? सर्कुलर पाथ है। किसके अबाउट? एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट जो दिए हुए रिजिड बॉडी से होकर पास कर रहा है, और सारे के सारे पार्टिकल्स उस सर्कल पर चल रहे हैं, और वो सर्कल एक दूसरे के पैरेलल है और डिफरेंट प्लेन्स में है। Therefore, all the particles of the rigid body moves in a parallel planes in circle। यहाँ पर क्या था? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, और ये लाइन क्या था? पैरेलल टू ईच अदर फॉर एवरी पार्टिकल्स था। यहाँ पर क्या है? प्लेन पैरेलल्स हैं, और वो पाथ क्या है? सर्कुलर है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? टर्न कर रहा है अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आइए ये जो रेडियस है ये आप समझ लीजिए अच्छे से। ये जो प्लेन है जिसमें वो रेडियस बन रहा है या सर्कल बन रहा है, वो प्लेन क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर है। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये प्लेन क्या है? क्लियरली समझ लीजिए कि ये आपका हथेली एक प्लेन है,
तो ये जो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अगर किसी फिंगर को इसमें डालते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिए हुए, देख लीजिए इस हथेली पाम से होकर गुजरेगी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये फिंगर है वो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो प्लेन पर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब कि इसी प्लेन में रेडियस भी है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आप कंसीडर करके तब उसको आप टर्न करके उसके जो मोशन को आप समझ रहे होते हैं। तो रेडियस या प्लेन एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आगे आपको काम आएगी, इसलिए यहाँ पर आपको मैंने समझा दी है। अब आइए और सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, जैसे हर एक पार्टिकल दिए हुए टाइम इंटरवल में, फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, फॉर गिवन टाइम इंटरवल, जैसे आपने यहां ट्रांसलेशन के केस में देखा कि दिए हुए टाइम इंटरवल में हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, यानी सेम डिस्प्लेसमेंट थी सभी की। तो अब आइए किसी एक को टॉप व्यू से आप समझने की कोशिश कीजिए। एक सर्कल को ऐसे टॉप से जब आप देखेंगे तो ये हुआ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एग्जैक्ट सेंटर से क्रॉस कर रहा है। तो अगर एक पार्टिकल दिए हुए टाइम इंटरवल में मान लीजिए थीटा एंगल से मूव कर जाता है, ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स तो लॉक्ड हैं। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि सारे पार्टिकल्स क्या हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। दो पार्टिकल्स के बीच में, किसी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को कंपेयर कर लें तो वो फिक्स होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर कोई थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा तो कोई दूसरा पार्टिकल ठीक उसी टाइम में अगर देखिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से वो भी रोटेट कर गया होगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। आगे अभी इसी लेक्चर में आएंगे, क्लियर करेंगे कि कैसे इसको मेजर करते हैं। तो क्या होता है, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। ये क्या होगा, चूंकि टर्न कर रहा है तो दिए हुए एंगल से रोटेट कर रहा है अबाउट द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो जाएगा, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम सारे पार्टिकल्स लॉक्ड हैं, एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। तो अगर एक जितना एंगल से रोटेट करेगा बाकी के भी सारे पार्टिकल्स उतने ही एंगल से रोटेट कर जाएंगे। देयरफॉर एक पार्टिकल जिसके कारण सर्कल बन रहा है, वो पार्टिकल अगर जितना डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है तो बाकी के भी सारे पार्टिकल्स अपने दिए हुए सर्कुलर पाथ में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल एंगुलर डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन नोन होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, सो ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल एंगुलर डिस्टेंस। और जब एंगुलर डिस्टेंस इक्वल होगा फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, चूंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सभी एक एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो अगर सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट सेम है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, इक्वल है या सेम है। ठीक है, तो ऐसी हालत में सारे के सारे पार्टिकल्स के ऑल द पार्टिकल्स will have same angular velocity। ठीक है, यानी
सारे के सारे पार्टिकल्स सेम डिस्प्लेसमेंट अगर फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है सबके, तो उनकी जो सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी सेम हो जाएगी फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, यानी टाइम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो एंगुलर वेलोसिटी भी हर एक पार्टिकल की इक्वल है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी सभी की सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन all the particles will have same angular acceleration। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में मैंने सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल से बताया है, बट वहाँ पर एक पर्टिकुलर इस लाइन की चर्चा नहीं की गई है जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो अभी मैं बताऊंगा अगर और डिटेल में समझना हो तो सर्कुलर मोशन के लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ये जो पार्टिकल्स टर्न कर रहे हैं अबाउट द गिवन स्ट्रेट लाइन, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस कहते हैं, उसके अलोंग जो पार्टिकल्स की जो टर्निंग हो रही है एक सर्कुलर पाथ पर, एक पैरेलल प्लेन्स में, जिनकी सभी की डिस्प्लेसमेंट, सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, तो उसकी डिटेल को थोड़ा समझेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। रोटेशन और ट्रांसलेशन के बीच में एक कंपैरिजन टेबल आपको समझा दूं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स पार्टिकल्स टर्न्स अबाउट a straight line called axis of rotation। इसमें क्या है ट्रांसलेशन में, ऑब्जेक्ट एंड इट्स पार्टिकल्स मूव in a straight line or curved line। ठीक है, दूसरा क्या है, particles are moving or rotating in parallel planes। in circles whose centers are at axis of rotation। ठीक है, और यहां पर क्या है, particles are moving in a straight line parallel to each other, प्लेन्स अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ डिफरेंट प्लेन्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर पाथ क्या है, ए स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फॉर द गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट कवर्स ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ क्या होगा, इट कवर्स या पार्टिकल्स कवर्स
equal distances or displacement of each and every particles are equal for the given interval of time। तो जब एक बार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। गिवन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगी, सेम एंड इक्वल हो जाएगी। इज दैट ओके? तो ये एक मैंने कंपैरिजन टेबल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह मूव कर रही है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर क्या है, वही ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में सब मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, सारा पार्टिकल्स उसका वैसे मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सर्कल्स बना रहा है। वहाँ भी प्लेन अलग है मूवमेंट का, और यहाँ भी प्लेन अलग है मूवमेंट का। वहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ सर्कल्स में मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है। वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। इस लेक्चर को अब यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।